नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में चर्चा बिहार चुनाव की। बिहार के 6.68 करोड़ मतदाता 12 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच अपनी नई सरकार चुनने जा रहे हैं, लेकिन उनके फैसले की अहमियत सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी। निश्चित रूप से ये चुनाव देश के राजनीतिक माहौल को मापने का पैमाना भी बनने जा रहा है। इस चुनाव में एक तरफ एनडीए यानी बीजेपी, एलजेपी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को सिद्ध करना है कि मोदी लहर देश में एक टिकाऊ राजनीतिक परिघटना है जिसका तोड़ उनके विरोधियों के पास नहीं है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के सामने मोदी विरोधी वोटों का बंटवारा रोकने और एकजुटता बनाए रखने की चुनौती है। माना यह जा रहा है कि दोनों ही गठबंधनों के भीतर तालमेल और समान उद्देश्य की भावना दरअसल कांटे के मुकाबले में बड़ा निर्णायक पहलू साबित होंगे। इस चुनाव में यह भी तय होना है कि क्या वोटों के गणित और सामाजिक समीकरणों के आधार पर बने गठबंधन सचमुच कारगर होते हैं। मई 2014 में देश का राजनीतिक संदर्भ बिंदु जिस तरह से बदला, बिहार के चुनाव परिणामों से इसकी पुष्टि होगी और ये भी तय हो जाएगा कि ये धारणा कितनी पुख्ता है। ये चुनाव ये संकेत भी देगा कि देश की मौजूदा व्यवस्था और संघ द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर जनता के सरोकार क्या हैं। और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के नेता, राज्यसभा सांसद केसी त्यागी जी। हमारे साथ हैं मनोज कुमार झा, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के। हमारे साथ हैं संबित पात्रा, आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ हैं उर्मिलेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति को करीब से जानते समझते रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान हैं, ए.के. वाजपेयी, आप लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर दिल्ली की नौजवान युवा जनता है, जिनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिहार के वोटर हो सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अपनी चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट। शोबाजी के अलावा क्या किया है? गुजरात का हालत क्या है? Bihar election will be conducted in 5 phases and date of poll would be 12th October 2015, that is Monday. बिहार में चुनावी लड़ाई की रेखाएं खिंच गई हैं, बिगुल बज गया है, मुकाबला कड़ा है और दांव ऊंचा है। कसौटी पर एक तरफ सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियासी जादू है, तो दूसरी तरफ मोदी विरोधी दलों का भविष्य। यानी बिहार के 6.68 करोड़ मतदाता सिर्फ अपनी सरकार चुनने के लिए ही वोट नहीं डालेंगे, बल्कि उनका फैसला देश के सियासी माहौल को मापने का पैमाना भी बनेगा। परिवर्तन ला करके रहिए, बिहार का भाग्य बदल के रहिए। महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। बिहारी कहलाना कभी भी अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 31 एनडीए के खाते में गईं। उसे 38.77% वोट मिले। उसके बाद एनडीए ने अपने साथ महादलित चेहरे जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी जोड़ लिया है। यूपीए ने तब 7 सीटें जीती थी, उसे 29.75% वोट मिले थे। इसमें एनसीपी की 1 सीट और 1.20% वोट भी थे। अब एनसीपी अलग हो गई है। जनता दल यूनाइटेड ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसे 2 सीटें और 15.78% वोट हासिल हुए थे। अब जनता दल यू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ हैं। लोकसभा चुनाव में उनका साझा वोट प्रतिशत 44.33% था। नीतीश लालू कांग्रेस का साझा वोट शेयर बीजेपी से खासा ऊंचा था। उसी गणित के मद्देनजर 2 दशक की सियासी दुश्मनी को भुलाकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने हाथ मिला लिया है। लालू प्रसाद यादव ने इस चुनाव के बाद मंडल पार्ट 2 के दौर आने की बात कही है। क्या ये एजेंडा महागठबंधन की नैया को पार लगा सकेगा? और महागठबंधन हार गया तो क्या उसे मंडलवाद की आखिरी पराजय माना जाएगा? वैसे दांव पर काफी कुछ एनडीए का भी लगा है।
संकेत है कि बीजेपी बिना मुख्यमंत्री का कोई चेहरा पेश किए चुनाव मैदान में उतर रही है। कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ही उसका चेहरा है, तो क्या बिहार में मोदी मैजिक दांव पर है? महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद हुए चुनाव में लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी के वोट फीसदी में गिरावट का रुझान रहा। तो बिहार में मोदी के चेहरे को दांव पर लगाकर क्या बीजेपी ने एक बड़ा जोखिम नहीं लिया है? दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की हार से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के अभेद्य होने की धारणा पर सवाल उठे थे। बिहार में अगर हार हुई तो बीजेपी का ये ट्रम्प कार्ड क्या और भी गहरे सवालों के घेरे में नहीं आ जाएगा? ऐसे अहम दांव होने के कारण ही बिहार के नतीजों पर पूरे देश की नजर है। कहा जा रहा है कि 8 नवंबर को जब बिहार के चुनाव नतीजे आएंगे तो उससे असल में देश की भावी राजनीतिक सूरत तय होगी। त्यागी जी, अपनी चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। आज एनडीटीवी पर एक बयान में देख रही थी नीतीश कुमार जी के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि अलायंस विथ आरजेडी इज टैक्टिकल, यानी आरजेडी के साथ जो अलायंस है वो सिर्फ टैक्टिकल है, यानी तात्कालिक महत्व का है। इसका आशय क्या है? नहीं, मैं किस संदर्भ में बयान दिया गया है मैंने नहीं देखा है। ये तात्कालिक नहीं, दीर्घकालीन है। और हम और आरजेडी चुनाव से पहले भी एक पार्टी के रूप में काम करने के इच्छुक थे और हमारी इच्छा रहेगी कि चुनाव के बाद भी एक पार्टी के रूप में हम काम करें। हम पिछले 40 वर्षों से लगभग जयप्रकाश जी के आंदोलन से लेकर के और फिर जनता पार्टी लोकदल से लेकर के जनता दल तक लंबे समय से हम लोग साथ काम करते रहे। और जो हमारा जो अलगाव है उसका बेस भी कभी आइडियोलॉजिकल नहीं रहा। लालू जी की जो सामाजिक न्याय के बारे में, समाजवाद के बारे में, धन संपत्ति के वितरण के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में जो उनकी अवधारणाएं हैं, मूलतः वो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर से ली हैं। और इसमें दो राय नहीं है कि पिछले 15 सालों तक हम इनके साथ थे और पिछले 25 सालों तक हम और ये दोनों साथ साथ थे। और अब राजनीति में इसका बद परहेजी इसलिए नहीं है कि सारी जिंदगी में हमारे मित्र। चलिए, आप ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये जो गठबंधन है ये विचारधारा से अलग है और तात्कालिक है। हालांकि अब बयान आया है तो हो सकता है सफाई भी आए। मेरा वक्त तो अधूरा रह गया जी, पूरा कर। पिछले 60 सालों से हाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो शिष्य और अनुयायी हैं वो कश्मीर में धारा 370 के खिलाफ लड़ते रहे। अब उन्हीं ताकतों के साथ सरकार में हैं जो धारा 370 को और प्रभावी बनाना चाहती है। इसलिए इस तरह के गठबंधन जो हैं वो समय की मांग भी है और आवश्यकता भी। ये तो वही साबित करता है कि कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है राजनीति में। लेकिन फिर भी मैं ये सवाल जरूर करना चाहूंगी नीतीश कुमार जी के इस बयान के परिप्रेक्ष्य में, अगर ये गठबंधन तात्कालिक है और दिलों का मेल नहीं है तो फिर अपने समर्थकों को, अपनी जनता को वोट ट्रांसफर करने का और आरजेडी के साथ तालमेल बिठाने का कैसे वो भरोसा दिला पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ अमृता जी, आपने टैक्टिकल शब्द का हिंदी अनुवाद तात्कालिक कर दिया। टैक्टिकल होता है जब किसी भी लड़ाई में हम ये देखते हैं कि हमारे सामने प्रतिस्पर्धी कौन है। प्रतिस्पर्धी हम सिर्फ नरेंद्र मोदी के व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूँ। हम में से अधिकांश लोगों को ये लगा है कि एक किस्म के अधिनायकवाद का आगाज हुआ है इस मुल्क में। कई बार असहमति का अपराधीकरण हो रहा, अलग अलग हलकों में हम ये देख रहे हैं। हमारे में से बहुत लोगों का विरोध होगा एक दूसरे की राजनीति से, लेकिन हमें लग रहा है असहमति का अपराधीकरण हो रहा है। तीसरी चीज, विकास इनके हिसाब से एक डरावना स्वप्न भी है, क्योंकि विकास कभी भी अगर समावेशी नहीं है, असमानता के समुद्र में अगर आप चंद समृद्धि और संपन्नता के टापू बनाएंगे तो लोग हताश फील करते हैं। तो ये पिछले 12-14 महीनों में हम सब परेशान रहे। हम चुनाव हार गए थे, लेकिन हमें लगा बिल्कुल इंदिरा गांधी वाली चीज 75 में जैसे अधिनायकवाद का आगाज हुआ, तमाम दलों में विरोध था लेकिन लोग साथ आए। आप उस टैक्टिकल को उस नजरिए से देखिए। हम नहीं चाहते हैं हम रहे ना रहे, चुनाव हारे जीते, लेकिन इस मुल्क में एक वैकल्पिक दर्शन जिंदा होना चाहिए और हमारी ये पूरी पहल है उसी दिशा में। आप कह रहे हैं वैकल्पिक दर्शन जिंदा रखने के लिए आप लोगों का ये अलायंस है, लेकिन आप के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। आपके साथ जो 3-4 दल हैं उनके साथ आप लोगों का किस तरह का समन्वय रहेगा सीट का, इसको लेकर अभी बहुत श्योर नहीं है। और दूसरी तरफ मोदी जी के चेहरे को आप लोगों ने दांव पर लगा दिया है। एक जोखिम नहीं लिया है आप लोगों ने? देखिए, पहली बात है, अभी मनोज भाई कह रहे थे कि वैकल्पिक एक
स्तर खड़ा करना है। वैकल्पिक रूप से जो भी मोदी जी का विकासवादी राजनीति रहा है उसको प्रेजेंट करना है। मेरा कहना है वैकल्पिक अगर करना है तो आप उस पोस्टर को इमेजिन करिए जिसमें नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, देवेगौड़ा जी, राहुल गांधी और सोनिया जी दिखते हैं। क्या ये वैकल्पिक है? वैकल्पिक नूतन होता है, पुरातन को आप वैकल्पिक नहीं कर सकते हैं, और वही चीज़ों को ला के आप वैकल्पिक करें तो जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। दूसरी बात है, बड़े आदर के साथ कहूँगा, बड़े हैं हमारे के.सी. त्यागी साहब। अब देखिए के.सी. त्यागी जी, आप ही का एक बयान था जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल दिल्ली गए थे तो आपने कहा था कि क्यों नहीं मिले, हमारी सोच मिलती है। मैं इसमें कहना चाहता हूं, देखिए 17 वर्षों तक आप हमारे साथ थे, हमारे से सोच मिल रही थी, दोनों साथ साथ थे। जी जी हाँ, हम दोनों साथ साथ थे, हमारे से आपकी सोच मिल रही थी उस 17 वर्षों तक। उसके बाद कांग्रेस के साथ भी आपकी सोच मिली, क्योंकि आज 40 सीट कांग्रेस के पास भी है। आरजेडी के साथ भी सोच मिल रही थी पहले से, फिर से मिल गई सोच। आम आदमी पार्टी के साथ भी सोच मिल गई है। मेरा तो इतना कहना है, ये सोच जो हर किसी के साथ मिल जाए तो फिर वो आइडियोलॉजी तो नहीं कहलाएगा। देखिए, अपने सहूलियत के हिसाब से सोच मिल जाता है। उदाहरण उन्होंने जम्मू कश्मीर का दिया है, मैं उसका उत्तर दूंगा, मगर देखिए डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिज्म इज कि सोच अपनी सहूलियत के हिसाब से जब किसी के साथ भी मिलने लगे ना तो उसी को अवसरवादिता कहते हैं। जम्मू कश्मीर का जो है, अरुण जेटली जी ने बड़े सुंदर शब्दों में डिफाइन किया कि द मैंडेट वाज इन्फ्लिक्टेड अपॉन अस, मतलब 28 और 25 सीट, कोई और विकल्प था क्या? या तो सरकार नहीं बनाइए और जम्मू कश्मीर के विकास को गर्त में डाल दीजिए, या तो आप सरकार बनाइए और विकास मुखी ही रहिए, बाकी सब एजेंडे को ठंडे बस्ते में डालिए। तो ये हम पहले से गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम वो विकल्प देने की प्रयास नहीं कर रहे थे। जब इस प्रकार का मैंडेट आया कि या तो शासन करो या जम्मू कश्मीर को छोड़ो, शासन नहीं होगा, तब वो इन्फ्लिक्ट हुआ हमारे ऊपर। जहां तक हमारे गठबंधन के जो साथी हैं उनके विषय में आप कह रहे हैं, एक साथी आपके साथ मौजूद है, आप उनसे पूछिए, सभी खुश हैं और हम साथ साथ हैं। एक 30 सेकंड की एक टिप्पणी। अवसरवादिता और अवसर को चुनौती में तब्दील करना दो अलग चीजें हैं। हमारे मानते हैं हम कि हमने अवसर को चुनौती में तब्दील किया, या तो हम सब कोर्निश कहते कि बादशाह सलामत आ गए हैं, सल्तनत पर काबिज हो गए हैं और राजनीति खत्म होनी जानी चाहिए, या विरोध के लिए छोटे छोटे हलकों को, टुकड़ों को इकट्ठा करते। तो जनाब इतनी सी गुस्ताखी की है। 30 सेकंड मैं भी ले लेता हूं। 30 सेकंड में मेरा भी इनके साथ है। आप बड़े हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का चुनाव इस बार हिंदू मुख्यमंत्री वहां का बनाएंगे इस नारे के साथ लड़ा था। क्या उस नारे को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई? नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप ये नारा लेकर के चुनाव में लड़ने गए थे कि प्रदेश को पहली बार हिंदू मुख्यमंत्री बनेगा, वो भी नहीं बन पाया। इसके लिए भी आपने कि एक मुस्लिम को मुख्यमंत्री मान रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर की हिंदू जनता से आपने इस बात के लिए माफी मांगी? मैं इसका उत्तर देता हूं। उसके अलावा ये भी है कि आप इन लोगों के कह रहे हैं कि ये एक वक्त में विरोधी थे, फिर साथ हो गए, फिर विरोधी थे, फिर साथ हो गए, लेकिन एलजेपी पिछला विधानसभा चुनाव तो आपके खिलाफ लड़ी थी। उनके प्रवक्ता से मैं जरूर पूछूंगी। दोनों भाइयों का 30-30 सेकंड, मेरा 60 सेकंड बनता है। तो नहीं, आपके सहयोगी हैं। तो 5 सेकंड और जोड़ लीजिए, 5 सेकंड और जोड़ लीजिए। श्री रामविलास पासवान जी ने गोधरा के दंगों के बाद श्री नरेंद्र मोदी पर यह इल्जाम लगाते हुए कि वहां कत्लेआम हुआ है, पाकिस्तान में लाहौर में जाकर के नवाज शरीफ से मिलते हुए कहा था, हम रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी की बूचरिंग से तंग आकर के इस्तीफा देकर के आपके सामने आए हैं। आज वही श्री रामविलास पासवान जी नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये राजनीतिक अपॉर्चुनिज्म है या ये सहूलियत है? चलिए, अब मैं थोड़ा सा उत्तर दे दूं। पहले तो मनोज भाई ने कहा कि इन्होंने अवसर को और अवसरवादिता में फर्क दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि ये अवसर है जहां छोटे छोटे सल्तनतों को इकट्ठा होकर सम्राट के खिलाफ आवाज और धावा बोल देना है। देखिए, ये छोटे छोटे सल्तनत क्यों हो गए ये भी सोचना पड़ेगा कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं वो जुल्म ढाया कि जनता ने आपकी सल्तनत को छोटा छोटा कर दिया। किसी जमाने में प्रादुर्भाव तो आप ही का था, पूरा राज्य आपका था, पूरा देश आपका था, साम्राज्य आपका था, मगर आपके काम ऐसे रहे कि आपको छोटा कर दिया गया। अब जब आपको जनता ने छोटा किया है, हाल फिलहाल में 14 में ही छोटा किया, कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं दोहरा रहा हूं, 14 में छोटा किया, इस कदर छोटा किया कि आदरणीय नीतीश जी को इस्तीफा भी देना पड़ा। उसके बाद अपने अस्तित्व की लड़ाई कि मैं तो खत्म हो जाऊंगा राजनीति से, उसको आप हिंदुस्तान और बिहार की लड़ाई मत बताइए। बार बार चुनाव में बोला जा रहा है ये खाली बिहार का चुनाव नहीं है, ये हिंदुस्तान का चुनाव है, आपने मार्क किया होगा। नहीं, आप इसको सचमुच बिहार का चुनाव नहीं ना, ये बिहार का चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं है, हमने भी ये बात कही, ये बिहार का चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो दिल्ली में देखने को मिला, लोग अब ये देखना चाहते
चाहते हैं कि दिल्ली से आगे गाड़ी किस तरफ जाती है। दिल्ली से गाड़ी आज निकल गई है आगे। एबीवीपी जिस प्रकार से चारों सीट में जीत गई है ना, करवट तो दिल्ली में भी हो गया है। खैर उस पे नहीं जाते हैं, मगर मेरा इतना कहना है बिहार के चुनाव को देश का चुनाव बना के जिस प्रकार का एक डेस्परेशन दिख रहा है, इसको हम डेस्परेशन ही कहेंगे, उससे मालूम पड़ रहा है कि अस्तित्व की लड़ाई को सबसे बड़ी लड़ाई बना जा रहा है। बताइए अस्तित्व की लड़ाई बड़ी है या विकास की लड़ाई बड़ी है? नहीं, हम उस सवाल पे आएंगे कि अस्तित्व की और विकास की लड़ाई का मतलब क्या है, लेकिन मैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता वाजपेयी साहब से जरूर ये पूछना चाहूंगी। अभी अवसरवादिता की बात कही संबित साहब ने, क्या आप लोग अवसर की वजह से नहीं जुड़े हैं बीजेपी के साथ? देखिए, ये तो जवाब अभी त्यागी जी ने खुद ही दिया है कि ये तो सारी पार्टियों में हो रहा है। अवसरवादिता नहीं कहेंगे, ये तो वक्त का तर्क कहेंगे कि कौन कहाँ जा रहा है किसी सोच के। और अभी संबित भाई ने भी बताया कि जब सोच बदलती रहे, नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के साथ थे, फिर लालू जी के साथ थे, फिर दोबारा साथ आ गए, तो राजनीति गठबंधन की राजनीति चल रही है। आप लोगों की भी सोच बदल गई की राजनीति पिछले वाजपेयी साहब, मैं एक सवाल बस पूछना चाहती हूँ, 2002 के बाद से 2015 में आप लोग की भी सोच बदल गई है। सोच जब बदली, जब गोधरा पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और जब ये क्लियर हो गया कि मोदी जी का उसमें कहीं कोई रोल नहीं है, और जब वो बिल्कुल पाक साफ निकले, तो उस वक्त सोच बदली। और सोच बदलने के पीछे कई मजबूरी भी थी, और वो मजबूरी ये थी कि जब हम यूपीए में थे तो यूपीए में गठबंधन धर्म ठीक से नहीं निभाया जा रहा था। आप याद करें, पिछले विधानसभा चुनाव में हम लालू जी के साथ गए थे। लालू जी के साथ जाने पर हमारे साथ क्या गति हुई, लालू जी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ और हमारा वोट ट्रांसफर हो गया था। और किस तरह से हमारी रैलियों में व्यवहार किया लालू जी ने, वो हम ही जानते हैं। तो जब गठबंधन धर्म अगर कोई नहीं निभाएगा तो दूसरे गठबंधन में जाने के लिए आदमी मजबूर होता है। और जहां तक सवाल है कि अवसरवादिता का, अवसरवादिता तो ये लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जीत गए हैं और मोदी जी की लहर चल रही है, तो मजबूरी में हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मोदी जी की लहर पर सवार होकर आप जीत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी एक तरह की अवसरवादिता ही कही जाएगी। लेकिन संबित, मैं इस सवाल पे बाद में आऊंगी, पहले उर्मिलेश जी को शामिल करना चाहती हूँ। जो अब तक बातचीत में उभर कर आया है उससे एक बात दिख रही है कि जो वोटों का गणित है और जो सामाजिक समीकरण है, उसके आधार पर अलग अलग गठबंधन बन रहे हैं। क्या ये गठबंधन इस चुनाव में वाकई एक नई दिशा देंगे, कारगर साबित होंगे? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उर्मिलेश जी, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक नई राजनीति का आगाज या पॉलिटिकल कंटेंट बदलना सियासत का बिहार में या उसके बहाने पूरे देश में, ये कोई नया एक्सपेरिमेंट वहाँ नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि बस इस बात की कोशिश जरूर विपक्ष कर रहा है, खासकर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्ष में है जो लोग, कि भाई एक होकर हम जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस वक्त केंद्र की सरकार में आई है और जिस तरह की उसकी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह का उसका अब तक का अपराजय दिल्ली के चुनाव के अलावा जो अपराजय एक रिकॉर्ड रहा है, उसको चुनौती दी जाए। लेकिन जहाँ तक पॉलिसीज़ का सवाल है, बड़े इश्यूज़ का सवाल है, पॉलिटिकल कंटेंट चेंज करने का सवाल है, वो कोई बहुत बड़ा मुझे उसमें नई बात नहीं दिख रही है बिहार के लाइफ में। अपराजय की आप बात कर रहे हैं, सच्चाई यह है कि झारखंड में और जम्मू कश्मीर में 9% वोट शेयर बीजेपी का घटा था और दिल्ली में 15% वोट शेयर घटा था। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है, अगर वोट शेयर के हिसाब से हम देखें और गणित के आंकड़ों के हिसाब से देखें, तो क्या अभी भी ये मानते हैं कि अपराजय स्थिति है? नहीं, मैं इसीलिए मैंने कहा कि आमतौर पे जो सियासत के जो चालू फार्मूले हैं या जो आमतौर पे लोक प्रचलित भाषा है, उसमें यही माना जाएगा कि अभी उनका डंका बज रहा है, इसके बावजूद कि वो दिल्ली चुनाव बहुत बुरी तरह हारे, मात्र 3 सीट उनको मिली। लेकिन इसके बावजूद मानते हैं लोग कि भाई अभी भी एक व्यापक स्तर पर उनका प्रभाव है पूरे देश की सियासत में। और बिहार, जिसे पूरे देश की सियासत में माना जाता है कि बहुत एक समझदार राज्य है, भले ही वो गरीब है, भले ही वो विकास के क्षेत्र में बहुत वर्षों बहुत पीछे रहा है, लेकिन राजनीतिक चेतना के स्तर पर बहुत समुन्नत प्रदेश है, बहुत समृद्ध प्रदेश है। और लोग कहते हैं, एक मुहावरा है वहाँ के बारे में कि कई बार जब सियासत फंसती है कहीं तो रास्ता बिहार दिखाता है, बिहार शोज द वे। तो क्या बिहार इस बार सियासत में नया रास्ता दिखाएगा? जिस तरह की राजनीति अभी हो रही है, अब आप देखिए, कहीं कोई कह रहा है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, ये भी
भी सरकारें तय करेंगी, ये भी नोटिफिकेशन से तय होगा। कौन लेखक नहीं रहेगा इस दुनिया में, कौन रहेगा, ये भी चीजें तय हो रही हैं। अब मैं नहीं जानता उसके पीछे कौन लोग हैं, लेकिन एक तरह का माहौल पूरे देश में जो बना है वो नीचे से लेकर ऊपर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। एक जिक्र आया कश्मीर का, मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में कश्मीर का क्योंकि बिहार की चर्चा हो रही है, लेकिन आप देखिए 10 वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोई मैं प्रशंसक नहीं हूं। जब वो प्रधानमंत्री थे तो जर्नलिस्ट के रूप में उनकी नीतियों की खुलेआम मैं आलोचना करता था, आज भी कर रहा हूं उनकी बहुत सारी नीतियों की। कुछ एक नीतियां, कुछ एक नीतियां उनकी जरूर महत्वपूर्ण थी, पॉजिटिव भी थी, लेकिन उनके निंदक भी मानेंगे, जो राजनीतिक निंदक हैं मनमोहन सिंह के, कि उन्होंने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में इंडो पाकिस्तान रिलेशंस पे, कश्मीर पे जो काम किया, उससे 10 वर्षों में कश्मीर पटरी पर आया। वहां पर न केवल आतंकवाद में कमी आई, न केवल उग्रवाद में कमी आई, बल्कि इंडो पाकिस्तान रिलेशंस भी काफी हद तक ठीक हुए। लेकिन जब से नई सरकार आई है, जब से केंद्र में नई सरकार आई है और राज्य में नई सरकार आई है, तब से कश्मीर में आतंकवादी खुराफात फिर तेज हो गई है। वहां तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। उर्मिलेश जी, मैं यही कह रही हूं कि इसका मतलब आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब जो राजनीतिक लड़ाई है वो विकास के मुद्दे से आगे बढ़कर वो हिंदुस्तान के विजन तय करने को लेकर बढ़ती हुई दिख रही है। एग्जैक्टली मैं वहीं आ रहा हूं कि देखिए अभी जो एक उछाला जा रहा है मसला कि जाति नहीं, पात नहीं, धर्म नहीं, कर्म नहीं, सिर्फ विकास। और ये विकास क्या है? ये विकास एक इतना हाल के दिनों में इससे ज्यादा अमूर्त चीज तो है नहीं, इतना बैंकरप्ट जो एक शब्द इसको मैं कहूंगा, एक भ्रष्ट शब्द बन गया है विकास। आप कह रहे हैं विकास सब कुछ छोड़कर, अरे कौन सा विकास, किसका विकास, किसके लिए विकास? आप आम आदमी, आप कह रहे हैं कि मीट नहीं खाना है, चिकन नहीं खाना है, लेकिन रोटी का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। आप इस बात का इंतजाम नहीं कर रहे हैं कि लोग पढ़ाई कैसे करें। तो मैं किसी सरकार पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, अगर विकास को अमूर्त ढंग से पेश किया जाएगा तो मैं उसे कहूंगा एक भ्रामक शब्द है विकास, क्योंकि विकास में हिस्सेदारी पूरे समाज की अगर नहीं होगी, प्रगति में अगर प्रगति की रोशनी सबको नहीं मिलेगी, इस देश का क्या हाल बना रखा है। आप कुछ 100 बिलियनर हैं और इसके अलावा भुक्खड़ों की एक विशाल आबादी है। आप अगर एशिया में या दुनिया में भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हमारे पास अरबपतियों खरबपति हैं और शेष बड़ी आबादी भुखमरी का शिकार है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? जवाब देना मैं सहमति रखता हूं जो उर्मिलेश जी ने कहा कि देश में भुक्खड़ों की संख्या है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है। वही लोग तो इकट्ठे हो रहे हैं जिन्होंने 65 वर्ष तक भुक्खड़ रखा, जिन्होंने 65 वर्ष तक शिक्षा नहीं दी, जिन्होंने 65 वर्ष तक स्वास्थ्य नहीं दिया। वो क्या इकट्ठे होकर क्या बोल रहे हैं? 15 महीने की सरकार में लोग देख रहे हैं। एक सेकंड, वो इकट्ठे होकर बोल रहे हैं कि हम वैकल्पिक राजनीति लाएंगे। अरे 65 वर्षों तक भुक्खड़ रखा और आप बोल रहे हैं वैकल्पिक राजनीति देंगे। 6 साल आपने भी कोई नई दिशा नहीं दी और 8 साल उसमें आप हमारे साथ भी रहे। सर देखिए, गठबंधन वहां पे है, यहां पर तो मत करिए। थोड़ा सा यहां पर तो मैं अपने समय पे बोल दूं। आप देखिए, अभी मैं सुन रहा था उर्मिलेश जी को, उन्होंने बहुत आक्रोश व्यक्त किया। बिल्कुल सही है, यही आक्रोश जनता जनार्दन व्यक्त कर रही है कि आप लोग जो गठबंधन कर रहे हैं, किस लिए गठबंधन कर रहे हैं? हमें भुक्खड़ रखा इतने दिनों तक और अब गठबंधन कह के कह रहे हैं कि हम थाली में आपको 56 भोग परोसेंगे। ऐसे होता है। दूसरी बात, ये मीट 4 बार हुआ है। मीट बैन को लेकर 2-3 तथ्य आप जान लीजिए। भाजपा सरकार ने मीट बैन नहीं किया, 64 में कांग्रेस ने रिजोल्यूशन पास किया। एक सेकेंड, 64 में जो हुआ उसको आप दोहराना क्यों आप सुन तो लीजिए, पूरा सेंटेंस सुन लीजिए, उसके बाद जरूर मुझे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। 64 में पहली बार रेजोल्यूशन पास हुआ, 1994 में रेजोल्यूशन दोबारा हुआ, 2003 और 2004 में उसे 2 दिन से 4 दिन कांग्रेस और एनसीपी ने किया। 2008 में पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जस्टिस मार्कंडेय जी काटजू ने अपने 14 अगस्त 2008 के वर्डिक्ट में कहा कि यस देयर शुड बी अ बैन। 9 दिन का बैन था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को आप लोग सवाल, याकूब मेमन ने तो कर ही दिया है, इस पे भी कर दीजिए, मगर ये सिलेक्टिव देखना नहीं, असल ये में सिलेक्टिव क्यों देखा जा रहा है? संबित, ये जो उर्मिलेश जी का बयान था, अगर इसको ओवरऑल होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखें तो ये नहीं था कि केवल मीट बैन पे सवाल उठा रहे हैं या विकास के मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं या पिछड़ेपन पे। ओवरऑल हिंदुस्तान का विजन कैसा हो और किसके विकास की बात हो और विकास किस तरह का हो, इस पे बात हो रही है। मैं आपको बता दूं, विकास कम से कम वैसी तो नहीं हो जो 65 वर्षों तक हो रही थी। जी, मैं बिल्कुल
होशो हवास में और पूरी संजीदगी में ये बात कहता हूं कि कभी मौके ऐसे आते हैं जब हम लोगों को अपना राजनीतिक चश्मा उतार देना चाहिए। कांग्रेस की भी सरकार रही, आपकी भी रही, लेकिन ये मानिए जब मेरे वित्त मंत्री ने कहा कि 52.6% लोग इस देश में भूमिहीन है, क्या हमें ये जानने का हक नहीं है कि ये कौन है भूमिहीन? क्या जाति का भूमि के स्वामित्व से कोई संबंध है? बेघर होने का किसी जाति से कोई संबंध है? हम नहीं कर पाए 65 वर्षों में, उसमें 8-9 वर्ष आप भी रहे, जनता पार्टी में रहे, अलग से आपकी सरकार रही। अभी कहीं मसलों पर राजनीति छोड़नी पड़ेगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज, बिहार के चुनाव पर बात हो रही है, बहुत कष्ट का विषय है कि आप जिन वाजपेयी जी के समर्थक समूह से मदद ले रहे हैं, जीतन राम मांझी, रणवीर सेना ने जो आतंक मचाया बिहार में 90 के दशक में, और आप उम्मीद करते हैं कि ईवीएम कतार में लग करके उन समर्थक समूहों का वोट आपको मिल जाएगा? ये विमर्श का विषय है, ये पॉलिटिकल पार्टी की पोस्चरिंग नहीं है। आपको ये तय करना होगा कि विकास डराए नहीं। अगर विकास डराएगा तो चाहे किसी ने किया हो, वो गलत विकास है। और समुद्र तट पर बैठे हुए उद्योगपति और सेंसेक्स के उतार चढ़ाव से अगर विकास देखिएगा तो जीडीपी बढ़ेगा, लोग नीचे गिरेंगे। मैं एक छोटा सा सर, देखिए सब लोग पूछ रहे हैं तो मैं 30 सेकंड में बता दूं। इन्होंने कहा विकास डराए नहीं। विकास एक न्यूट्रल शब्द है, वो डरा नहीं सकता। डराता क्या है, मैं इन्हीं के वक्तव्य से जोड़ता हूं। विकास कैन नेवर बी न्यूट्रल। मैं एक सेकंड, विकास हैज टू बी न्यूट्रल, अदरवाइज वो विकास नॉट बी न्यूट्रल। डेवलपमेंट हैज टू बी सब्जेक्टिव, अदरवाइज इट विल नॉट बी डेवलपमेंट, इट्स अ सब्जेक्टिव अपीजमेंट। देन मैं सर प्लीज कंप्लीट कर लूं, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता हूं। आप नहीं करता हूं। जी सर, आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आया, उसमें कास्ट को हमने डिक्लेयर क्यों नहीं किया है? वैसे तो 8 से 10 वर्ष लगता है, मगर फिर भी अरुण जेटली जी ने कहा है कि हमने वो सारे आंकड़े राज्यों को भेजे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, नीतीश जी को भी कहिए, वो कंपाइल करके अभी तक भेजे भी नहीं है। हम अभी 7 दिन पहले पता लगाए थे, वो नहीं भेजे। इसमें लार्जर एक सेकंड, नहीं इशू क्यों नहीं है? ये अभी मनोज भाई ने पूछा ना कि हम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं लार्जर पर्सपेक्टिव। मैं फिर ये पूछता हूं, अरविंद पनगड़िया जी को क्यों बनाया आपने? अरविंद पनगड़िया जी नव उदारवादी हैं। आरएसएस का विजन अब इस चुनाव से डिक्लेयर हो जाएगा कि इस देश में हिंदुस्तान का विजन किस तरह का हो? नहीं, पहले तो मैं आपकी उस बात पे आना चाहता हूं कि 65 साल तक भुक्कड़ जो रखा, वो आर्थिक नीतियां वो थी जो नरसिंहा राव ने शुरू करी, मनमोहन सिंह ने बढ़ाई, और जिसके परचम को आप देश में लुटा रहे हो। ये व्यक्तियों ने नहीं किया। ये जो नई आर्थिक नीतियां हैं, इसकी वजह से ही देश की बदहाली है कि इतनी % गरीबी है और देश के कुछ समृद्ध इलाके समृद्ध होते जा रहे हैं। और आपके प्रधानमंत्री महोदय ने, हमारे काबिल मित्र अरुण जेटली साहब ने कहा, ये नीतियां वही हैं जो मनमोहन सिंह जी की नीतियां हैं, या जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव जी, अब जिन्होंने लिखा था कि वक्त आ गया है कि जब हमें फैसले लेने हैं, जस की तस नीतियां। बल्कि मैं संसद में होने के नाते आपसे कह सकता हूं, कांग्रेस ने उन नीतियों को लागू किया था, बीजेपी लागू नहीं होने देती थी, जितने भी लंबित थे, इंक्लूडिंग जीएसटी, यस, इंक्लूडिंग लैंड रिफॉर्म, इंक्लूडिंग माइनिंग, इंक्लूडिंग कोल। कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नीतियों में, और मैं नहीं कह रहा हूं आर्थिक नीतियों में, बीजेपी की आर्थिक नीतियों में इतना भी फर्क नहीं है। तो जो विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास का कोई नया फ्रेमवर्क, कोई नई रूपरेखा है कि नहीं उनके दिमाग में? इस पर हम चर्चा करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी। वाजपेयी जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम हिंदुस्तान के विजन के बारे में बात कर रहे थे। आप जिस पार्टी के साथ हैं, जिस गठबंधन में आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो एक अलग तरह के हिंदुस्तान का विजन विकास के नाम पर देने की कोशिश कर रही है। क्या आप लोग भी उस विजन से सहमत हैं? देखिए, इसमें ये विकास को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। विकास का मतलब होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, सड़क बने, बिजली बने, पानी बने और रहने की व्यवस्था हो। ये सारी चीज़ें विकास में इंक्लूड होती हैं। और अभी तक जो बिहार में पोजीशन रही है, बिहार में कहाँ तक पहुँचा है, वो देखने की ज़रूरत है। और मोदी जी का या एनडीए गवर्नमेंट का जहाँ तक सवाल है, वो विकास जमीन पर आना शुरू हो गया है। देखिए, गरीबों की चाहे जो योजनाएं, सेंटर क्या करेगा? सेंटर पॉलिसी फ्रेम करेगा। इम्प्लीमेंटेशन चाहे सेंटर की पॉलिसी है या स्टेट की पॉलिसी है, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है। राज्य सरकारों ने अब तक क्या किया?
देखिए 65 साल में अभी बात चल रही थी कि भुक्कड़ हो गया, पॉलिसीज बनी लेकिन पॉलिसीज बाकी स्टेट में लागू हुई, बिहार स्टेट में लागू नहीं हो पाई। तो हम लोग विकास के साथ हैं और विकास के लिए विजन होना बड़ा जरूरी होता है, नेता का अच्छा होना जरूरी होता है, नेता की नीयत कैसी है ये बहुत जरूरी होता है, और ये दोनों चीजें हमारे जो सर्वमान्य नेता मोदी जी हैं उनके पास हैं और वो देख रही हैं, और ये बिहार का चुनाव जरूर दिशा चेंज करेगा। सोच की सहूलियत के हिसाब से आप बोल रहे हैं, आप सोच की सहूलियत के हिसाब से बोल रहे हैं या फिर अपनी विचारधारा के आधार पर बोल रहे हैं? सहूलियत, अपॉर्चुनिज्म। देखिए आप एक बात समझिए, हमारे नेता हैं रामविलास पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी के, वो सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और उनका रिकॉर्ड होता था कि जिस विभाग में वो जाते थे, जो भी मंत्रालय उनको मिलता था उस विभाग में जाके एकदम उसकी कायाकल्प करते थे और सबसे पहला काम वो करते थे कि गरीबों के लिए क्या हो सकता है। चाहे वो रेलवे में गए हो तो सबसे पहला उन्होंने काम किया कुलियों के लिए, चाहे सरकार में आप लोगों की भागीदारी नहीं है, लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए तो आपके भी नेता बिहार से हैं पर बिहार के लोगों का उस तरह से भला कर नहीं पाए हैं। जी मैं ये कहना चाहता था, जो त्यागी जी बोल रहे थे और अन्य लोग, अभी वाजपेयी जी बोल रहे हैं, देखिए ये केवल बिहार का प्रश्न नहीं है। जब हम विकास की बात करते हैं कि कैसा विकास होना चाहिए, समावेशी विकास का क्या मतलब है, और जिस विकास को बार बार हमारे सर पे पटका जा रहा है, हमारे सर का मतलब हमारे देश की जनता के सर पे, वो विकास क्या है। देखिए बिहार का भी वो जिक्र कर रहे हैं, बिहार की ग्रोथ रेट जो है एवरेज जो हमारे देश की ग्रोथ रेट है उससे इस वक्त ज्यादा है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर ग्रोथ में बिहार बहुत आगे है, शायद नहीं आंकड़ा मालूम है, हालांकि वो लोजपा के प्रवक्ता हैं। और तीसरी बात कि रोड्स के मामले में बिहार पहले के तुलना में देश के अन्य राज्यों की बराबरी में अगर गया है तो पीछे भी नहीं है कई राज्यों से, तो वो इशू नहीं है। इशू बेसिक जो बिहार का है वो पूरे देश का इशू है, वो है कि विकास में समावेशी विकास का अभाव। वो उसकी वजह है लैंड रिफॉर्म्स का न होना, उसकी वजह है इंडस्ट्रियलाइजेशन का ठीक से न होना, और उसकी एक बड़ी वजह है जो त्यागी जी कह रहे थे कि इकोनॉमिक जो पॉलिसी जो आई एक दौर में वो ही चलती रही एनडीए के पीरियड में, वाजपेयी सरकार से लेकर और इनकी सरकार में। मेरा एक सवाल है कि क्या कारण है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, केसी त्यागी जी की पार्टी उन्हीं आर्थिक नीतियों की हिस्सेदार भी थी, उस वक्त चैलेंज नहीं किया गया था। मेरा यह कहना है कि जब अलायंसेस बनते और बिगड़ते हैं, सुविधा के अनुसार चीजें तय कर ली जाती हैं, और आप जो बेसिक सवाल है डेवलपमेंट का उसको नहीं उठाएं। आप आइडिया ऑफ इंडिया की बार बार बात कर रही हैं। मेरा यह कहना है कि आपको अगर बहुमत मिला है बीजेपी को एक नागरिक के रूप में, थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूं कि मैं पत्रकार हूं, भारत के एक नागरिक के रूप में मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या आपको देश की जनता ने एक अच्छी सरकार के लिए वोट दिया है, गवर्नेंस के लिए वोट दिया है, या संविधान सभा से लेकर आजादी की लड़ाई तक हमारे जो भी मूल्य थे, राजनीतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, हमारे संविधान चलाने और गवर्नेंस के जो मूल्य थे, उन मूल्यों को आप पलट दें और कहें कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बन जाएगा। बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं उर्मिलेश जी। मैं संबित आपके पास आऊं, सरकार के लिए दिया है। संबित आपके पास आऊं, उससे पहले एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहती हूं। विकास की बात हो रही है और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की बात हो रही है। आपके नेता सामाजिक न्याय के अगुवा हैं, आपके नेता विकास के अगुवा माने जाते हैं, और विकास के तमाम आंकड़े भी आपने दे दिए। इन दोनों के बीच समन्वय कैसे होगा और समन्वय की रूपरेखा क्या है? आप जब तक जनता के सामने ये नहीं पेश करेंगे तब तक उनसे मुकाबला कैसे करेंगे? नहीं अमृता जी, साफ तौर पे कहूं कि सामाजिक न्याय को विकास, ये अक्सर मैं हर टेलीविजन चैनल में झेलता हूं, सामाजिक न्याय का विकास से विरोधाभास नहीं है। विकास का जिसको कहते हैं डिपेंडिंग ऑफ डेवलपमेंट, उसमें सामाजिक न्याय का विस्तारीकरण भी आता है, उस पर कोई मतभेद नहीं। जो 7 पॉइंट प्रोग्राम नीतीश जी ने दिया है, जो कमिटमेंट है हर सेक्टर में, युवा के लिए, महिलाओं के लिए, वो होता है कि जहां आप कहते हो कि इतने दिन में हम ये हासिल करेंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जब हम विकास और सामाजिक न्याय के समन्वय की बात करें तो स्वतंत्र बाजार तक तो ठीक है, स्वच्छंद बाजार हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। बाजार की स्वच्छंदता ने हम सबको परेशान कर दिया। मैं मध्यम वर्ग का हूं, एक सैलरी मुझको मिलती है, लेकिन मैं अपने आप को फटेहाल मानता हूं, परेशान मानता हूं, और मैं समझता हूं 3/4 आबादी इस मुल्क की इस स्वच्छंद बाजार के साथ कितने दिन। मैं समझता हूं त्यागी सर, हम लोग सब जितने लोग हैं संबित, हम लोगों को बैठना पड़ेगा। आपको नव उदारवाद पर एक मानवीय चेहरा
जब तक नहीं चिपकाएंगे तब तक हम लोग टेलीविजन स्टूडियो में इस प्रकार की बहस करेंगे और नीतियां वही रहेंगी। जी अब मैं देखिए आपका चैनल में अभी कह रहा था कि बहुत सिविल सर्विस प्रिपेयर करने वाले बच्चे देखते हैं, तो आंकड़ों के साथ हम बात करें। उर्मिलेश जी ने कुछ प्रश्न उठाए हैं, मैं आंकड़ों के साथ, और बड़ी बात है कि आज पेज नंबर 17 टाइम्स ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक सर्वे छापा है बिहार का और कंपैरिजन दिया है। मैं चाहता हूं कि उसके कुछ आंकड़े रखूं। आप देखिए एग्रीकल्चरल जीडीपी के बारे में आपने कहा कि बिहार का बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही कहा। आप देखिए एग्रीकल्चरल जीडीपी डिक्लाइंड बाय 11.58% फ्रॉम 2012-13 टू 2013-14। जब हम लोग साथ में थे 2012-13 में 32.694 करोड़ रुपीस का एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट था, और उसके बाद 13-14 में 28,908 करोड़ का हो गया है। दूसरे मैं पूरा कंप्लीट कर लूं सर। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव्ड बाय द स्टेट, आप देखिए 20,000 करोड़ का 2012-13 में जब हम साथ में थे, 2,290 करोड़ मात्र, 20,000 करोड़ से 2,290 करोड़ मात्र 2013-14 में। वहां से गिरा है 650 करोड़ 14-15 में। ग्लेयरिंग एग्जांपल ऑफ डिक्लाइनिंग डेवलपमेंट। जीडीपी सर एक सेकंड, जीडीपी 2012-13 जब हम साथ साथ थे तब 15%, जब हम साथ साथ नहीं हैं 14-15 में 9%। ग्लेयरिंग एग्जांपल। भारत की ग्रोथ की कहानी मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा। इन्फ्लेशन 8%, ये विकास की तस्वीर है। इन्फ्लेशन 8%, डबल डिजिट से गिर के 8, जीडीपी 7.3%, एफआईआई 800% बढ़ा है। सुनिए ये सरकारी आंकड़े हैं, मैं आपको दिखा दूं। सरकारी नहीं है, सरकारी नहीं, ना इंडियाज इकोनॉमिक पीआरएफ आप देख लीजिए, बिजनेस इंपरेटिव से, ये हम नहीं छापते हैं, बीएमआर एडवाइजर, ये सरकारी आंकड़े बीएमआर एडवाइजर छापी है। ये मेरा सिर्फ एक सवाल है, सुनिए, ये आंकड़े बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर, लेकिन इंसान जो है इसमें प्याज, आलू, टमाटर, इसके लिए संघर्ष। ये सब सवाल, अरे सुनिए ना, ये सब सवाल सोनिया गांधी से पूछा था आप लोगों ने, उनसे भी पूछा। दाल, प्याज, आलू नहीं दिख रहा था उस समय। बहुत पूछा था। पूछा ही नहीं जा रहा है, हम तो लगातार पूछते रहते हैं। 10 सेकंड। मैं समझता हूं आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं अरविंद पनगड़िया जी और जोसेफ स्टिग्लिट्ज थे, बहुत बड़े आर्थिक चिंतक। वो सब आपको गजब का जादूगर मानेंगे कि आप सरकार से निकलते हो, जीडीपी आपके साथ चली जाती है, आप निकलते हो एग्रीकल्चर गिर जाता है। तो कमाल है भाई। ये बिहार के आपके नेता बोले तो ठीक है, आप पढ़े लिखे विद्वान आदमी हो, स्टिग्लिट्ज से लेकर के अरविंद पनगड़िया। नहीं आप बताइए, ये आंकड़े कोई हम अपने घर में बना रहे हैं बैठ के? आपके आंकड़े, हो सकता है आपके आंकड़ों पर जनता विश्वास कर ले। मैं चाहती हूं जनता के पास सीधे। आप ये क्या बता रही है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो इकोनॉमिक सर्वे तो इनके स्टेट ने छापा है, मतलब ये आंकड़े घर में बैठ के बनाया है? अखबारों पे कोई नियंत्रण नहीं है, हम लोग आपकी तरह, आप नियंत्रण में रखते हो मीडिया को, अखबार में हम नहीं रखते। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसका उल्लेख आप कर रहे हो वो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने एक बनाया। थिंक टैंक ने, पूरा पढ़ लीजिए सर, थिंक टैंक ने इकोनॉमिक सर्वे को आधार बनाते हुए इन चीजों को छापा है। इकोनॉमिक सर्वे को अपने मन में थोड़ा ना लिया। क्या संवित जी एक सेंसिबल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में एक सेकंड मने करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो क्राइम रेट है उसकी 1/4 क्राइम रेट बिहार में है। बलात्कार में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर रहा है। सर मगर चुनाव बिहार में हो रहा है ना, और बिहार के आंकड़े तो बता दूं मैं। देखिए जब हम लोग साथ में थे, जब साथ थे तो वर्ष 2005 में संज्ञेय अपराध की संख्या 1,04,787 थी, जो गठबंधन टूटने के बाद 2014 में 1,95,024 हो गई। बताइए लोग कहेंगे कि आप ही करवा रहे हो, तो आप पकड़ते क्यों नहीं? निकल गए करवाना शुरू कर, आप पकड़ते क्यों नहीं? देखिए लेकिन अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके मुताबिक 2013 में 1,84,961 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे और 2014 में 93,358 मामले दर्ज हुए। तो इस आंकड़े के हिसाब से तो कम है। अब आपके आंकड़े भी हो सकते हैं सही, मेरे आंकड़े भी, आंकड़ों में नहीं, आंकड़ों में मत जाइए समझिए जी, थोड़ा भावनाओं को भी देखिए। मैं चाहती हूँ कि युवाओं के भावनाएं भी सामने आए। जी आप पूछिए। नमस्कार सर, जैसा अभी बात हो रही थी विकास के ऊपर, तो हम ये मानते हैं कि शिक्षा विकास में सबसे अहम पहलू है। मैं बिहार के प्राइमरी स्कूल के शिक्षा तंत्र पे जाना चाहूंगी, जहां के शिक्षक को ये नहीं पता कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। सर ये स्थिति तब भी थी जब आप नीतीश कुमार जी के साथ थे, ये स्थिति आज भी है जब आप उनके साथ नहीं हैं। तो यदि जो बिहार की जनता है वो बीजेपी के पक्ष में वोट करने जाती है,
तो उसके दिमाग में ये आपके एजेंडे में ऐसा क्या है जो वो सोच के जाए कि ये परिदृश्य बदलेगा आगे। ये ना सिर्फ कागज में बदलेगा बल्कि हकीकत के धरातल पर भी बदलेगा, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी नीतियां हैं, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं। तो मैं संबित पात्रा जी से सवाल, इन्होंने बहुत ही मार्मिक सवाल पूछा है कि अगर बिहार, देखिए बिहार का एक साधारण राज्य के रूप में नहीं, एक बहुत विशिष्ट स्थान है हिंदुस्तान में। बार बार प्रधानमंत्री ने भी कहा है, और जो इतिहास चाणक्य से बुद्ध से लेकर बुद्धि का जो केंद्र रहा है वो बिहार ही रहा है। और बिहार में अगर स्कूल में किसी अध्यापक को और बड़े ओहदे पर बैठे हुए शिक्षक को ये मालूम नहीं कि भारत का उप प्रधानमंत्री कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत चिंता का विषय है। और हमने अभी हाल फिलहाल में देखा कि कोर्ट को इंटरवीन करके कहना पड़ा कि जिन लोगों की फर्जी सर्टिफिकेट है और जो टीचर बने हुए हैं वो खुद अपना पद त्याग कर दें, तो उसमें भी हजारों की तादाद में लोग पद त्याग करके, हजारों ने छोड़ा नहीं है अभी तक। तो ये परिदृश्य शिक्षा की बिहार में है। मैं चाहती हूँ युवा कुछ और सवाल पूछे। हेलो सर, मैं हूँ केसरी नंदन मिश्रा। मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में जाकर बिहार को 1,25,000 करोड़ का ऑफर दिया जी। तो कई लोगों की सोच ये है कि जो 1,25,000 करोड़ का ऑफर दिया है, ये चुनाव के मद्देनजर रखते हुए दिया है या फिर बिहार को बीमारू राज्य बताते हुए उसमें अपनी भूमिका यानी कि सहानुभूति के लिए उसे जो है 1,25,000 करोड़ दिया है। तो इस पे जरा आप अपनी बात को स्पष्ट कीजिए। देखिए, पहली बात तो है कि बिहार ने जब 2000 में बिहार बटा, झारखंड और बिहार बना, तो उस समय से बिहार का ये उचित मानना था कि जो मेजर रिसोर्सेज हैं वो झारखंड में चले गए, इसलिए बिहार को एक स्पेशल कैटेगरी मिलना चाहिए, एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। और बिहार में हम भी उस समय थे वहाँ पे, और हमने बार बार ये मांग रखी और नीतीश जी ने भी इस मांग को आगे रखा। स्वाभाविक रूप से जब ये मांग रखा गया तो इसी दृष्टिकोण से रखा गया कि कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ राज्य है और एक स्पेशल पैकेज से राज्य को एक बढ़ोतरी मिलेगी। देखिए, जो 1,25,000 करोड़ प्लस जो 40,000 करोड़ का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसका पूरा विवरण मैं लेके आया हूं। आप अगर बताएंगे तो समय लगेगा, मगर उसमें कृषि विकास से लेके एजुकेशन, जैसे आप युवा हैं, एजुकेशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए उसमें रखे गए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी नियर भागलपुर के पास एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और IIM एट बोधगया में IIM, ये 1,000 करोड़ रुपए में इस पैकेज में से है। आपकी जानकारी के लिए मेरे मित्र, गया में IIM की बिल्डिंग बन करके तैयार हो चुकी है और उसमें जो है शिक्षण का कार्य शुरू हो चुका है। वो भी आपकी घोषणाओं में, वो भी आपकी घोषणाओं में शामिल है, जिसकी बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो चुकी है। जो केंद्रीय बजट के द्वारा पोषित योजनाएं हैं, जो सेंट्रल बजट जो पिछले साल का है उसमें जो फंड एलोकेट हुआ है वो भी आपकी योजनाओं में है। जो केंद्रीय स्कीम है जो मध्य प्रदेश में भी चलेंगी, बिहार में भी चलेंगी, बंगाल में भी चलेंगी, जैसे दीनदयाल योजना है, अटल योजना है, वो उसका जो फंड जो पूरे देश में जाएगा। तो ये स्पेशल पैकेज कैसे हो गया? और कभी भी ना श्री सुशील मोदी ने और न श्री नीतीश कुमार ने स्पेशल पैकेज मांगा। जो मांगा था तो विशेष राज्य का दर्जा, जिसमें 25% के बजाय 10% का ही रेवेन्यू देना पड़ेगा राज्य सरकारों को, और राज्य जो है दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। बंटवारे के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार को 50,000 करोड़ रुपए 5 साल में मिलेंगे, उसकी भी घोषणा की थी, जो मिल रहा था। अब जो ये नया कमीशन बैठा है उसके बाद वो 50,000 करोड़ भी मिलने बंद हो गए। विशेष राज्य का दर्जा आप देंगे। इससे पहले मेरी एक जिज्ञासा है इनके साथ, ये बात ये है कि आप कह रहे हैं कि हम एजुकेशन में राज्य को ये देंगे वो देंगे। आपने बजट में और उसके बाद के दिनों में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर कटौती की 20% तक कटौती की है। समय बहुत कम है, ये मुझे नहीं समझ जिज्ञासा समय बहुत कम, जिज्ञासा बहुत ज्यादा, ये ठीक नहीं है। सीमित समय में बताइए। चलिए, देखिए, पहली बात तो है जहां तक स्पेशल कैटेगरी का विषय है, चूंकि बार बार मैं कहता हूं ये चैनल अलग है, इसलिए टेक्निकल हमें रहना पड़ेगा। ये स्पेशल कैटेगरी जो देता है स्टेट को, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता था, NDC देता था। देखिए, NDC निर्णय करती है कि किसको स्पेशल कैटेगरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। NDC 5 क्राइटेरिया लेके डिजाइन करती है। सुनिए ना, मैं बता रहा हूं ना, NDC निर्णय करती थी 5 क्राइटेरिया लेके। 5 क्राइटेरिया जो है मैं वो व्यक्त नहीं कर रहा हूं, NDC नहीं है,
उसके बाद जब पिछली सरकार थी उन्होंने इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप, कांग्रेस की सरकार ने आईएमजी बैठाया कि क्या बिहार को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट घोषित करना चाहिए या नहीं। 30 मार्च 2012 का उसका रिपोर्ट आया, बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिलेगा, जिसको 40 सीट दिया है उन्होंने कहा नहीं मिलेगा बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। 14 फाइनेंशियल कमीशन 14 फाइनेंशियल कमीशन जो आया उसने कहा देयर कैन बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पेशल कैटेगरी एंड अदर स्टेट्स, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। इन्हीं की सरकार ने 14 फाइनेंशियल कमीशन मतलब इनके साथ ही उन्होंने बैठाया था 14 फाइनेंशियल कमीशन, हमने मान लिया। मगर जो पैकेज हमने दिया उसमें सबसे बड़ी बात जो आज तक बताया नहीं जा रहा है इनके द्वारा वो ये है कि स्पेशल टैक्स इंसेंटिव हमने इनके 28 जिलों को, यार ये देखिए मैं बीआरजीएफ में ये प्रोविजन 2014 ये देखिए 28 जिलों को स्पेशल टैक्स इंसेंटिव हमने टैक्स लॉज में अमेंडमेंट लाके कि कोई भी अगर वहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना चाहे तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू और वहां पे जो इंसेंटिव उसे मिलेगा हमने दुगुना कर दिया है, जिससे कि आप कोई भी फैक्ट्री खोलिए और आप नवयुवकों को वहां एम्प्लॉयमेंट दीजिए। यही तो होता है स्पेशल कैटेगरी। ना होते हुए भी हमने दे दिया। की जाएगी कि आपके पास आंकड़ों का भंडार है और उन आंकड़ों के भंडार से एक सेकंड एक चीज, चुनाव आयोग की घोषणा से 48 घंटे पहले जो घोषणाएं कर रहे हैं आप, वो तो राजनीतिक रिश्वत है। आप जो हैं 428 दिन के बाद प्रधानमंत्री बनने के 428 दिन, 420 नहीं कह रहा हूं मैं, 428 दिन के बाद आप बिहार का पहला दौरा करते हो। एक छोटी टिप्पणी मुझे 10 साल तक तो जिन्होंने किया नहीं उनको 40 सीट दिया। संबित भाई, मैं सिर्फ एक छोटी टिप्पणी करना चाहूंगा, उस दिन से ये बात कह रहा हूं, आंकड़े सारे हैं, 1,25,000 करोड़। आप इवैल्यूएशन कर लो, मैं आपको ये सोचता हूं अगली बार फिर मिलेंगे। 87% ऑनगोइंग, कमिटेड, अप्रूव्ड, आप उसको कहते हो पैकेज है। ये तो बिल्कुल ये हुआ कि पुराने आलू प्याज को नए पॉलिथीन में डाल दो, नंबर 1। नंबर 2, कहीं ना कहीं जिसमें बिहार में जो हमारे समर्थक नहीं है वो भी आहत हुए हैं। क्या दिया और कैसे दिया? हमने एक प्रधानमंत्री चुना था, बादशाह की जुबान से कितना चाहिए बोलिए, 40,000, 50,000। बिहार के मानस को सोने की थाली में, चांदी की कटोरी में अगर आप पकवान परोसोगे और इस तरह की बादशाह की जुबान से चैरिटी वाले, मैं चाहती हूँ एक सवाल युवाओं से ले लिया जाए। और जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर भाजपा नीतीश जी को इतना कम आंकती है तो क्यों अभी तक मोदी जी के चेहरे को दांव पे लगाया जा रहा है? क्यों नहीं अभी तक बताया जा रहा है कि कौन नीतीश जी के अगेंस्ट है, खड़ा हो रहा है? उत्तर देता हूं। आपने बहुत एक सेंसिटिव और बहुत वाजिब प्रश्न पूछा कि क्या भाजपा नीतीश जी के चेहरे को कम आंकती है। देखिए, नीतीश जी खुद ही अपने चेहरे को कम आंक रहे हैं, भाजपा क्यों आंकेगी उन्हें किसी प्रकार से? अगर वो कम नहीं आंकते तो मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं। नंबर 1, हो सकता अकेले चुनाव लड़ जाते, क्योंकि खुद वो चेहरा थे, जिस शासन को उन्होंने इतने वर्षों तक चलाया उस शासन के वो चेहरा थे, तो स्वाभाविक रूप से वो बोलते हमने इतना डेवलपमेंट कराया है कि मैं अकेले के दम पे जीतने का मादा रखता हूं, मुझे किसी की ना जंगल राज की आवश्यकता है और न डूबती हुई कांग्रेस की आवश्यकता है। मगर देखिए, 115 में से 100 सीट अपने आप को दिया है, 4 में से कांग्रेस को 40 सीट दिया। लेकिन आपने तो वो भी सीटें नहीं तय की हैं। मैं उत्तर दे रहा हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने तो अभी तक नहीं सीट तय की है। मैं चाहती हूं एलजेपी भी इस सवाल का जवाब दे दे। आप लोग तो बिहार में बरसों से काम कर रहे हैं वाजपेयी जी, आपकी पार्टी तो मतलब माना जाता है कि आप लोगों का जो वोट है वो इंटैक्ट वोट है, उसके बावजूद आप लोग की पार्टी से, गठबंधन में से कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है बिहार में जिसको कि मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जा सके। वो तो खुद मना कर रहे हैं सब। नहीं, ऐसा है कि वो तो इसका जवाब तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब रोज दे रहे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लड्डू फूट रहे हैं आपको, नीति करते हैं। नहीं, लड्डू नहीं, वो तो केंद्र में राजनीति करते हैं और बड़ी सदियों से राजनीति कर रहे हैं। तो हम लोगों ने तो स्वेच्छा से कह दिया है कि हम लोग हमारे मित्र हैं, रामविलास जी हमारे साथी हैं, वो इस पद के लिए कॉम्पिटेंट हैं जी। आपके उनकी क्षमताओं को कम आंक रहे हैं। इसमें एक बढ़िया आप याद करो वाजपेयी जी ने एक बार मौका आया था तो पासवान जी ने तो कहा था कि मुस्लिम मुख्यमंत्री में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप याद कीजिए, जब हमारे 28 एमएलए थे और चाबी हमारे पास में थी तो हमने स्टैंड क्या लिया था कि मुसलमान मुख्यमंत्री को बनाइए, हम हमारे को मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत नहीं है। और वही स्टैंड आज भी कायम है। हमने सबसे पहले कह दिया कि हम ना तो पासवान जी ना हमारी पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई चाहत है किसी की भी। तो हम लोगों ने कह दिया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सवाल ये है कि एनडीए ने अपने हरियाणा में कोई चेहरा नहीं दिया,
महाराष्ट्र में कोई चेहरा नहीं दिया, लेकिन मुख्यमंत्री बने वहां पर, और उससे कोई वोटिंग पैटर्न पे या जीत हार में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो पड़ा है, फर्क तो पड़ा है। हमने शुरुआत में ही बोला था। सबसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अभी 3 दिन पहले लालू प्रसाद यादव जी ने 2 बातें कही और उसका बड़ा इशू बना। एक तो उन्होंने कहा आई वांट टू सी, पता नहीं अंग्रेजी में कह दिया उन्होंने, उस दिन आज तक में या किसी में बैठे थे, आई वांट टू सी मांझी एंड पासवान एज द चीफ मिनिस्टर। तो लोगों ने उनसे पूछा व्हाई डोंट यू वांट टू सी नीतीश कुमार एज द चीफ मिनिस्टर। ये बताइए, ये मांझी जी को और पासवान जी को चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते थे, नीतीश जी के बारे में जिक्र तो किया नहीं। दूसरा एक बड़ा सवाल किया, कहा उन्होंने कि देखिए मेरा बेटा तेजस्वी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा सत्ता में। आप बताइए, यही तो बात है जनता का, जनता क्या चाहती है? मैं अपनी चर्चा को खत्म करने की तरफ बढ़ रही हूँ। मेरा लास्ट क्या संविधान में कोई इस तरह का प्रोविजन है कि प्रधानमंत्री किसी राज्य का एडिशनल चार्ज भी ले ले? जिस तरह से मोदी जी का चेहरा दिखाया जा रहा है बिहार में, तो क्या प्रधानमंत्री, मैं उसका उत्तर देता हूं, 10 सेकंड में उत्तर दे दूं। केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं सर? मोदी इज एन आइडिया सर। देखिए, मोदी इज एन आइडिया, एन आइडिया कैन परवेड एवरीवेयर। एक साथ वो आइडिया, मोदी जी का ये आइडिया दांव पर है। अगर ये असफल रहा, मोदी जी के चेहरे को सामने ले आना अगर असफल रहा, दिल्ली की मोदी जी की असफलता की कहानी तो 12-14 वर्ष से चल रही है। अगर ये असफल रहा, अगर ये असफल रहा, अगर हिंदू, वो तो प्रधानमंत्री बन गए हैं, मगर ये सोचिए अगर वहां गठबंधन का जो हो रहा है तो इनका क्या होगा, ये अपना तो सोचिए। एक और बड़ा सवाल है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोग बार बार मंडल 2 की बात कर रहे हैं, मंडल पार्ट 2 ले आएंगे और उसके जरिए जो है आप लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अगर ये हार गई, ये महागठबंधन हार गया, पराजित हो गया, तो फिर एक तरह से मंडलवादी जो पूरी राजनीति है वो इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी, बंद हो जाएगी? नहीं, सामाजिक मंथन की कोई भी प्रक्रिया अभिलेखागार और किताब के पन्नों में बंद नहीं होती है, वो निरंतर चलती रहेगी। और जब हम सामाजिक न्याय कहते हैं तो मेरे मित्रों से आग्रह है, ये जातिवाद नहीं है, और समानता के व्याकरण को खत्म नहीं करेंगे तो हम आपको बेहतर हिंदुस्तान नहीं दे पाएंगे। दूसरे भाजपा के मित्रों से है कि जब वो आइडिया कहते हैं मोदी जी को, तो वो रीतिकालीन कवियों की तरह हो गए हैं, कोर्निश प्रशस्ति गान में ही चलता रहता है सारा। तीसरी चीज महत्वपूर्ण है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 1 हफ्ते के अंदर ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय करेंगे, क्योंकि ये जोखिम नहीं ले सकते, क्योंकि चुनाव हारने जा रहे हैं। दे आर डेस्परेटली इन नीड ऑफ अ किरण बेदी इन बिहार। ये हमारे मीटिंग में भी आते हैं, ये आज मुझे मालूम पड़ा। अगर महागठबंधन हार गया तो एक बड़ा सवाल ये है, अगर महागठबंधन हार गया तो फिर क्या देश के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो जयललिता हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो या बीजू जनता दल हो, उन सब लोगों के लिए भी एक बड़ा खतरा, बड़ा संदेश मिलने जा रहा है? देखिए, इसके बावजूद कि मैं इसको महागठबंधन नहीं मानता, क्योंकि बिहार में महागठबंधन तब माना जाता जब तीनों लेफ्ट पार्टियां या बल्कि 5 लेफ्ट पार्टियां हैं वो भी इसके साथ होती, तारिक अनवर की पार्टी भी होती, अन्य लोग भी होते, लेकिन सारे वे लोग जो बीजेपी की मौजूदा सरकार और उसकी नीतियों के आलोचक हैं या उसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, वे सारे इस गठबंधन में शामिल नहीं हो सके हैं, पहली बात। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर ये गठबंधन हारता है तो एक प्रयोग जो भले ही नई राजनीति का प्रयोग नहीं है, वही पुरानी बातें जिसका आप जिक्र कर रही हैं, मंडल और ये तमाम चीजों को लेकर ही चैलेंज ये कर रहे हैं बीजेपी को। मेरा ये मानना है कि इनको और नए राजनीतिक एजेंडे, नए मुद्दे उठाना चाहिए था। मंडल 2 कहने से काम नहीं चलेगा, मंडल के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। आपको मंडल में और चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, और मंडल, मुझे माफ कीजिएगा, मंडल के बारे में बहुत भ्रामक समझ है मीडिया में भी और सियासत में भी। मंडल सिर्फ आरक्षण का मंत्र नहीं है, वह विकास का मंत्र भी है। अगर मंडल रिपोर्ट को पूरी तरह पढ़ा जाए, स्किल डेवलपमेंट की बात आज इनकी पार्टी कर रही है, स्किल डेवलपमेंट मंडल रिपोर्ट में है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स उसमें है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसमें है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स उसमें है। उन चीजों को किसी सरकार ने, क्योंकि मंडल रिपोर्ट को पढ़ा ही नहीं गया ठीक से, उस पर सिर्फ आग लगाई गई या उस पर तूफान मचाया गया। मेरा यह मानना है कि इन लोगों की पार्टियों को फिर से आगे बढ़ना चाहिए नए एजेंडे के साथ। और इनकी पार्टी कह रही है कि ये लोग जाति को नहीं मानते, ठीक, बड़ी अच्छी बात है। फिर आप रामविलास पासवान जी की पार्टी के साथ, आदरणीय मांझी जी की पार्टी के साथ क्यों गेलायंस बनाए हुए हो? आप अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोगों के साथ क्यों हो जिनको हाल तक आप महाबली और आपराधिक राजनीति का चेहरा कहते थे, उनके साथ अप्रत्यक्ष रूप से क्यों जुड़े हो भाई? तो मेरा यह कहना है कि जाति एक ऐसी असलियत है भारतीय समाज में जिससे इनकार करना न तो सियासतदानों को ठीक लगता है और न तो मीडिया को ठीक लगता है।
आप अगर धर्म की बात करते हो, आप संप्रदाय की बात करते हो, गलत है, वैसे ही जैसे जाति की बात गलत है। लेकिन जातियों में जो गरीब हैं, जो उत्पीड़ित हैं, उनकी मुक्ति का जो मंत्र है वो जरूर आजमाना चाहिए। इसमें कोई वही विकास भी है। अगर वही विकास अगर हम जीत जाते हैं तो मुझसे ये भी पूछ लीजिए उसका क्या रिपरकशन होगा। पटना से गैर भाजपावाद की राजनीति का सूरज निकलेगा। उसके बाद पूरे देश में ये प्रयोग दोहराया जाएगा। आने वाले 4 राज्यों में भाजपा हारेगी। भाजपा के सहयोगी दल वाजपेयी जी समेत अपना हक मांगेंगे और बीजेपी में हाशिए पर गए हुए नेता सक्रिय होंगे। सब अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। क्यों है कि आप तारिक अनवर की पार्टी के एक सेकंड सर, मैं इसका उत्तर आपने एकोमोडेट नहीं किया उनको अपने अलायंस में। हमने लेफ्ट के दोनों बड़े नेताओं से श्री सीताराम येचूरी और श्री डी राजा से संपर्क किया। उन्होंने कहा नहीं, हम एक हिस्टोरिकल जो है ब्लंडर फिर 15 साल के बाद दोहराएंगे। हम जो है इस समय वामपंथी एकता करना चाहते हैं। ये भी सच है कि इससे नुकसान तो आप ही लोगों का होगा। जी देखिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये प्रभु के हाथ में छोड़ दिया जाएगा, जनता के हाथ में छोड़ दिया जाता है। देखिए, मैं दोनों पे विश्वास करता हूँ, जनता और ईश्वर दोनों में विश्वास करता हूँ। मैं एथिस्ट नहीं, भगवान है। मैं जनता और ईश्वर दोनों पे करता हूँ। खैर वो विमर्श का विषय नहीं है। मगर देखिए, आपने बार बार कहा कि वैकल्पिक राजनीति कि गंगा जो है पटना से बहना शुरू होगी और हम बाकी जगह हार जाएंगे। अब देखिए, बस एक बार जनता उन चेहरों को याद कर दे जो वैकल्पिक राजनीति देने का दावा कर रही है। यही सुनिश्चित कर देगी कि आप लोग हार जाएं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, देवे गौड़ा, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार यादव, आप बताइए इन चेहरों को लेकर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा या हिंदुस्तान गर्त में जाएगा? बिहार का चुनाव उसका फैसला जल्दी कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। आपका सवाल